हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। मैं अमरजीत प्रसाद। आज के इस सेशंस में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वह एनालिटिकल ज्योमेट्री विथ रिगार्डिंग टू 3D। जैसा कि इसका पहला क्लास में हम लोगों ने जो है इंट्रोडक्शंस और बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वह उसके आगे के सेशंस को तथा डायरेक्शंस, रेशियोज एंड डायरेक्शंस कोसाइन। तो अगर प्रीवियस क्लासेस में अगर किन्हीं का कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स कर दें या फिर पूछ ले। चलिए आज के सेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह जो सेशंस है वो आपका झारखंड टीईटी जो कि आने वाला है तथा सहायक आचार्य के रिगार्डिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है वो सेम है। चलिए आज के सेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशंस का जो हम लोग अभी देखने वाले हैं वो एक फार्मूला को यहाँ पर जनरेट करेंगे, जो कि कोई भी अगर दो लाइन्स है, सॉरी दो पॉइंट है इन स्पेस में। ठीक है, आज का जो हम लोगों का पहला टॉपिक कोई भी दो पॉइंट है, इसे हम लाइन सेगमेंट के भी नाम से जानते हैं। तो अगर कोई भी हमारा दो पॉइंट्स है जो कि एक P और Q है, ठीक है। P का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1, z1 और Q का जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2, z2। अब नाउ इसे अगर कोई m और n के रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है तो हमें इसका कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड करना है कि इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। यानी कि जो हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, द point dividing the line joining dividing the line joining P and Q. P whose coordinates are x1, y1, z1 and Q x2, y2, z2 is mn. m रेशियो n इज, यानी कि यह जो P और Q को अगर m और n के रेशियो में डिवाइड करें तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो इसके लिए सिंपल सा जो फॉर्मूला है, जैसा कि आप लाइन सेगमेंट 2D के सापेक्ष में पढ़े हुए हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इस केसेस में जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, m प्लस n। फिर सेम my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n एंड देन mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दे दिए जाए, जैसे कि P और Q के कुछ वैल्यू दे दिए जाए, वैल्यू जैसे 2, 3, 4, 1, 3, 6 और आपका m और n, यहाँ पर n कर लीजिएगा। m और n अगर रेशियो में है तो आपको पॉइंट अगर फाइंड आउट करने को कहा जाए दिस पॉइंट, तो नाउ सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन दिस पॉइंट। अब नाउ नेक्स्ट वन इज अ सेंट्रॉइड। ठीक है, हम किसी भी त्रिभुज का, अगर कोई भी त्रिभुज जो है वो स्पेस में अगर लाई करता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो PQR हैं, अगर उसका सेंट्रॉइड निकालना है तो सेंट्रॉइड एट दैट मीन्स कि जो उसका मीडियन है
मीडियन जिस पॉइंट पर कट करता है, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के इनर पार्ट में, ठीक है, उसे हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। डैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, अब यहाँ पर थोड़ी सी आप देखिए, अगर यहाँ पर मिड पॉइंट पूछ दिया जाता है, पी और क्यू का मिड पॉइंट, तो आप आसानी से बता देते हैं। लेकिन अगर रेशियो में है एम और एन के, तो हमने रेशियो का प्रयोग करके पॉइंट को आइडेंटिफाई किया। लेकिन अगर मिड पॉइंट का देता तो हम डायरेक्ट क्या करते कि जो x1 और x2 है इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड z1 प्लस z2 अपॉन 2। इसी के सापेक्ष में था, इसने यहाँ पर डिस्कस करने। अब नेक्स्ट है हमारा कि अगर हमें सेंट्रॉइड निकालना होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड coordinate of centroid of a triangle having vertices। अब देखिए वर्टिसेस कहने का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास ये एक त्रिभुज है, ये अगर सेंट्रॉइड है, यानी कि यहाँ से जो आपका मीडियन ड्रॉ करते हैं, तो जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं उसी को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। दिस पॉइंट इज सेंट्रॉइड। एंड नाउ these coordinates are p, q and r. Now p is x1 y1 z1, q is x2 y2 z2 and p q r, and r is x3 y3 and z3। ठीक है, तो उस केसेस में जो है हमारे यहाँ पर क्या रिजल्ट होगा, तो हैविंग वर्टिसेस P हम यहाँ पर ही लिख देते हैं ना दोबारा, ताकि लिखना ना पड़े, x1 y1 एंड z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z। तो नाउ P, Q एंड R, ठीक है, P, Q एंड R। तो नाउ और सेंट्रॉइड जिसे हम G से डिनोट करते हैं, तो G का जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा वो क्या होगा, ऑब्वियस है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इस केसेस में जो है आपका जो कोऑर्डिनेट है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप ऑलरेडी प्रीवियस जो है वो आप ग्रेजुएशंस या फिर 12th लेवल में ये सारे आपने स्टडी किए हैं। तो चूँकि इसका प्रयोग आगे के कॉन्सेप्ट, आगे के जो आपके टॉपिक्स है उसमें होंगे, तो इसलिए यहाँ पर देखना जरूरी है। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 एंड नाउ z1 z2 प्लस z3 अपॉन 3। तो दिस विल बी द सेंट्रॉइड, ठीक है, पॉइंट। तो नाउ अगर यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो आप आसानी से इसे इवेलुएट कर पाएंगे, ठीक है। अब नाउ कभी कभी जो है वो कुछ आपको लाइन दे दिया जाएगा और कोलिनियर के बारे में पूछा जाता है कि वेदर कोलिनियर और नॉट कोलिनियर। देखिए कोलिनियर के सापेक्ष में अगर हम स्टडी करें तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सिंपली क्या करना होता है कि जो भी हमें पॉइंट दिए होते हैं, जैसे कि आपका 3 पॉइंट दिया रहेगा,
ठीक है, पी क्यू आर, तभी ना हम कोलिनियर, अगर वो एक ही सिद्धे में है तो उसे हम कोलिनियर कहेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर शो कर रहा है तो ये कोलिनियर कहलाएंगे। लेकिन ये तीसरा पॉइंट जो है इस लाइन पर ना होकर कहीं दूसरी और हो तो उसे हम कोलिनियर नहीं कहेंगे। तो कोलिनियर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि तीनों जो पॉइंट्स हैं दो दो का पेयर लेकर हम उनके बीच का जो है डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, एंड देन किसी भी दो का अगर सम तीसरे के इक्वल आ जाता है तो उस केसेस में हम कहते हैं कि वो कोलिनियर है। ठीक है, ये चीज़ें आपके दिमाग में होने चाहिए। तो चलिए थोड़ी सी जो है यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स के थ्रू इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग और डायरेक्शंस कोसाइन और डायरेक्शंस रेशियो पर आएंगे। तो एक क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर नोट कीजिए। 3 पॉइंट है P, जिसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो है आपका 3, 2 एंड -4। ठीक है, 3, 2 एंड -4। Q जो पॉइंट दिया गया है वो 5, 4 एंड -6 एंड R मान लेते हैं 9, 8 और -10। Okay, 9, 8 और -10। अब now these point are collinear or not? These point are collinear or not? देखिए हमने बताया कि वेदर कॉलिनियर और नॉट, इसके लिए हमें जस्टिफाई करना होगा कि जो भी हमारे 3 पॉइंट स्पेस में दिए गए हैं उनके दो दो के पेयर में हम जो है वो डिस्टेंस निकालेंगे। तो जैसे कि पी क्यू फिर क्यू आर एंड पी आर का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, जो कि हमने पहले पढ़ रखा है। और अब देखेंगे कि कहीं दो का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले पी क्यू निकालते हैं। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, तो ये P और Q, तो यानी कि डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगाते हैं √x2 - x1, x2 5 है -x1 3 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस y3 -y4। क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो एक माइनस और एक माइनस प्लस हो जाएगा। तो नाउ यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया, तो 5 - 3। ठीक है, 5 - 3 2 का स्क्वायर 4 √4 प्लस 2 - 2 जाएगा, 4 - 2 2 2 का स्क्वायर अगेन 4 प्लस यहाँ पर भी -2 तो -2 का स्क्वायर 4। और नाउ 4 4 8 और 4 12, यानी कि ये जो आ गया वो 2 दूना 4 तिहाई 12, तो यानी कि 2√3 आया है ना, 2√12 आ जाएगा। तो 12 को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√3। अब नाउ अब हम यहाँ पर क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे। तो क्यू आर का डिस्टेंस कैसे निकालें, तो यहाँ से जो होगा वो आपका Z3 x3 x2, तो 9 - 5 का स्क्वायर प्लस 8 - 4 का स्क्वायर प्लस -10 माइनस प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब नाउ 9 में से 5 जाएगा 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस अगेन 4 4 का स्क्वायर अगेन 16 एंड 4। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, हाँ 16, नेक्स्ट वन भी 16। तो नाउ दिस विल बी, तो यहाँ पर 4√3, क्योंकि 16 × 48 हो गया, तो 4 × 16 16 × 48। ऐसे भी आप कॉमन निकाल सकते हैं। 16 को अगर कॉमन निकालते हैं तो रूट के अंदर 16, लेकिन रूट से जैसे ही बाहर आएगा 4 हो जाएगा और अंदर में बच क्या गया 1 2 और 3, तो 4√3 हो गया। अब नाउ हमें P एंड
आर निकालना है, तो पी आर निकालेंगे तो क्या होगा, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 10 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4 का होल हो गया। तो ना यहाँ से क्या आ रहा है, तो आपका देखिए सभी में जो है वो 6 आ रहे हैं, ठीक है, 6 का स्क्वायर सॉरी हाँ 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ना यहाँ से अगर 6 का स्क्वायर है तो हम 6 को अगर बाहर करते हैं, 6 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन 6 स्क्वायर है तो हम बाहर करते हैं तो 6 हो जाएगा, तो 6√3। अब नाउ देखिए यहाँ पर ऊपर का 2 को अगर हम सम कर देते हैं, ये 2 है और ये 4 है, तो √3 तीनों में है तो डज नॉट मैटर, तो 4 और 2 6, यानी कि यहाँ पर जो है वो पी क्यू प्लस क्यू आर दिस इक्वल्स टू पी आर, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर इसी को आइडेंटिफाई कर रहा है, 2 प्लस √3 एन प्लस 4√3, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो 2 सॉरी यहाँ पर गुणा है 2 और 4 6√3, जो कि आपके इसके इक्वल आ जा रहा है। तो ये ट्रू हो रहा है और यही कॉन्सेप्ट है, यानी किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम अगर तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो वैसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर कहते हैं। तो दिस मीन्स दीज पॉइंट आर कोलिनियर, दीज पॉइंट आर कोलिनियर, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पर कॉन्सेप्ट। चलिए एक क्वेश्चन हम जो है आपके साथ ये एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, ठीक है, जो कि आपका जो रेशियो वाला भी हमने बताया, एम और एन के रेशियो में अगर डिवाइड है तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन देते हैं और उसको आप सॉल्व कीजिएगा, हम अगले क्लास में उसका डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चंस के बाद जो है हम अभी डायरेक्शंस रेशियो और डायरेक्शंस कोसाइन पर आएंगे। तो एक क्वेश्चंस लिखिएगा, फाइंड द पॉइंट, ये होमवर्क है, फाइंड द पॉइंट where the line joining टू 1 and 4 तथा 4 - 2 5 are the plane जो प्लेन का इक्वेशन दिया गया है वो इस तरह से 2x + y - z = 3। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपको फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन ज्वाइनिंग दीज, यानी कि आपको जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पर जो है आर के बारे में निकालना है, यानी कि डैट मीन्स अगर ये दो लाइन है, इसे हम पी और क्यू मान लेते हैं, तो एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है, इससे जो है वो पास करता है, तो प्लेन का आपको इक्वेशन दिया गया है, तो ये जो आर होगा ये पॉइंट, ठीक है, अगर ये एम और एन में अगर डिवाइड करता है तो एम और एन के हेल्प से इस प्लेन के थ्रू जो है आपको एम और एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड देन इस आर इक्वेशन आर कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करना है। इसमें थोड़ा सा जो है आप लोग सोचिएगा, ये अच्छे स्टैंडर्ड्स का और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये काफ़ी आसानी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, इसे आप लोगों के लिए हम छोड़ते हैं। अगर ऑप्शंस लिखना चाहें तो आप ऑप्शंस लिख लीजिए। ए नंबर ऑप्शन से 1, 4, 1,
यानी जो आर होगा। बी नंबर है आपका 0,4,1। सी नंबर है 1,4,0 और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब नाउ आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हम लोगों का जो है वो है डायरेक्शंस कोसाइंस। देखिए एनालिटिक ज्योमेट्री के अंतर्गत डायरेक्शंस कोसाइन का जो है वो इम्पोर्टेंट रोल्स है और इसका यूजेज जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो डायरेक्शंस कोसाइंस ये हैं क्या? सबसे पहले हम लोग डिफिनेशंस के बारे में जो है वो चर्चा कर ले, देन उसे हम समझेंगे कि किस तरह से जो है वो किसी भी डायरेक्शंस कोसाइन को फाइंड आउट किया जाता है। तो इस रिगार्डिंग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अब तक अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए पहले। तो चलिए हम लोगों का जो टॉपिक्स है वो कुछ इस तरह से है। तो डायरेक्शंस कोसाइन। नाउ अगर डायरेक्शंस कोसाइन सबसे पहले तो अगर कोई भी एक लाइन जो है वो 3D स्पेस में है, सपोज कि हम उस लाइन को जो है वो PQ के रूप में अगर रिप्रेजेंट करें, ठीक है, उस लाइन को PQ के रूप में अगर रिप्रेजेंट करें, और जैसे कि अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट्स है जो कि x, y और z को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सपोज दिस वन इज x, y एंड z। ठीक है, x, y एंड z। तो उस केसेस में अगर एक कोई हम लाइन ड्रॉ कर लें, PQ या फिर AB, कुछ भी हम लाइन जो है वो रख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर लाइन रख लें, तो इस लाइन के पैरेलल अगर ओरिजिन से हम एक पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, हम लोग इसको स्टेटमेंट के रूप में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जो है वो इन चीज़ों को देखते हैं। तो 1 मिनट। तो इफ इफ a line make angle, if a line make angle alpha, beta and gamma with positive directions, alpha, beta, gamma with positive direction, of the coordinate axis,
तो देन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एंगल मैक्स अल्फा बीटा गामा with positive directions of the coordinate axis. So then cos alpha, cos beta and cos gamma are called directions cosine of that line, It is also denoted by L M। अब ये जो हमने यहाँ पर आपके साथ डेफिनेशंस लिखा, अब आखिर इसका मतलब क्या है, हम कैसे किसे जो है वो कॉस अल्फा, कॉस गामा और कॉस बीटा कहेंगे, सॉरी कॉस अल्फा, बीटा और गामा कहेंगे। तो अब इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि अगर 3D में हम किसी भी एक लाइन को ले लेते हैं जिसे हम पी क्यू या फिर ए बी के रूप में अगर रिप्रेजेंट करते हैं इसे, अब इसके पैरेलल ऑरिजिन से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज ये आपका ऑरिजिन ओ हो गया, इसके पैरेलल में एक लाइन हमने ओ पी ड्रॉ कर दिया। तो अब देखिए यह जो लाइन है हमारा ओ पी, ठीक है, यह जो लाइन है ओ पी, तो एक्स जो हमारा डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन से जो एंगल बनाता हो ओ पी में, यानी कि यह जो लाइन हमारा यहाँ पर बन रहा है, ये इसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमने ओपी लाइन ड्रॉ किया, तो इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल बनते हैं उसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो है y के साथ बनने वाले एंगल्स बीटा एंड z के साथ बनने वाला जो एंगल्स है वह गामा कहलाता है। z के साथ बनने वाला जो एक्सिस है एंगल्स है वो गामा कहलाता है। तो नाउ यहाँ पर हमने क्या किया वो सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो लेट ए बी बी अ गिवन लाइन, ये आपका यहाँ तक जो था आपका डिफिनेशंस हो गए। कभी कभी डिफिनेशंस भी आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। अब ये जो अल्फा बीटा और गामा क्या होता है और कोस अल्फा कोस गामा और कोस बीटा तक हम कैसे जाते हैं, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या किए कि ए बी जो है वो एक लाइन को ड्रॉ किए। तो चलिए लेट ए बी बी अ गिवन लाइन, and draw a line OP इसके पैरेलल, तो AB के पैरेलल हमने OP ड्रॉ किया एंड पासिंग थ्रू ऑरिजिन, जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा है, एंड पासिंग थ्रू ऑरिजिन with the axis and origin and its make अल्फा बीटा और गामा with the axis कौन कौन से एक्सिस आप लोग बताइए।
तो ओ एक्स है ना, दिस एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। नाउ क्लियर, ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड। अब नाउ ये जो P हमने OP ड्रॉ किया, तो अब P का कोई कोऑर्डिनेट्स होगा, ये ना, तो मान लिया कि लेट पी बी एक्स वाई जेड या फिर डिनोटेड बाय, यानी ओपी को हम अगर कोई भी हम अगर एक कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं, तो मान लेते हैं कि लेट पी बी एक्स वाई एंड जेड विद द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, या फिर लेट, इसको हम हटा ही देते हैं यहाँ से, लेट x1 y1 z1 be the coordinates of P, so then OP equals to R। ठीक है, जैसे कि अगर हम OP को फाइंड आउट करें, तो ये जो है वो आपका O, इसका कोऑर्डिनेट 0,0,0 है ना, तो अगर हम OP निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, √x² + y² + z², और इसे जो है हम लोग R के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो OP बराबर क्या लिख दिया, R लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब नाउ, ठीक है, अब नाउ यहाँ से अब हम लोग इस अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कॉस अल्फा। तो आप जानते हैं कि कॉस जो थीटा होता है वो अगर हम पी बी और एच के रूप में देखें तो b/h, ठीक है, यानी कि कॉस थीटा को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके जो है हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा तक जाएंगे। अब यहाँ पर बात ये उठ सकती है कि सर हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा क्यों निकालना चाहिए। तो अब जो डायरेक्शंस कोसाइंस है, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इनमें क्या रिलेशंस है, ये रिलेशंस हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। हम उस रिगार्डिंग यहाँ पर चर्चा करें। तो चलिए सबसे पहले तो हम नेक्स्ट पेज में आते हैं और इस फिगर को पुनः जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर यही चीज़ें बनाई थी, ये जो था आपका x था, ये y था और ये z था। नाउ ये आपका ए बी था और यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ किया था जो कि OP था, और ये जो था आपका अल्फा था, ये बीटा था और ये आपका एक्सिस गामा। यहाँ तक का हम लोगों ने ऑलरेडी काम कर लिया था। अब नाउ अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब नाउ आगे अगर हम देखें तो अगर हम इसे मिला देते हैं और P है तो ये Q कर देते हैं, तो अगर हम त्रिभुज यानी इन ट्रायंगल्स OPQ, ठीक है, OPQ में अगर हम जाते हैं तो यहाँ से कॉस बीटा, क्योंकि ये देखिए इसमें जो है वो आपका बीटा है, तो कॉस बीटा क्या होगा, कॉस बीटा बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो कॉस, अभी हमने बताया कि जो हमारा कॉस थीटा होता है वो b/, तो b क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखिए y है, और ये जो पोर्शन है वो क्या है, सॉरी, आपका जो कॉस थीटा होता है अभी हमने बताया b/h, तो h हाइपोटेनस ये वाला OP हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस बीटा बराबर OQ अपॉन OP। OQ will be y and OP will be R।
तो y/r हो गया। तो सिमिलरली अगर हम इस कॉस अल्फा की बात करें, अल्फा के केसेस में जो कंपोनेंट यहाँ पर देखिए, ये y का कंपोनेंट आ रहा था बीटा का, बीटा के साथ, अब अल्फा के साथ x का कंपोनेंट आएगा और गामा के साथ z का कंपोनेंट आएगा। बाकी जो हमारा ओपी है वो तो सेम रहेंगे क्योंकि हम स्पेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका कॉस अल्फा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x/r, और कॉस गामा जो हो जाएगा वह z/r। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बेसिक सारी चीज़ें क्लियर होगा। अब नाउ अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फा कर दें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, क्योंकि अब इनके बीच हम रिलेशन देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शंस कोसाइंस, यानी अल्फा बीटा एंड गामा। तो नाउ कॉस अल्फा विल बी x/y, तो x² हो जाएगा प्लस y² प्लस z²/r²। अब नाउ हेयर r इज कॉमन, तो नाउ x² प्लस y² प्लस z², यहाँ पर r² होगा। तो यानी कि कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये हमारा x² प्लस y² प्लस z²/r आया। और हमने अभी जस्ट आपको डिस्कस किया था कि r बराबर क्या होता है, r बराबर √x² प्लस y² प्लस z², है ना, OP को जो हमने माना था। तो अगर हम इस रूट को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर r² हो जाएगा। तो अब नाउ यहाँ का ऊपरी पार्ट देखिए x² y² z² है और नीचे r² है। तो नाउ ये पूरा जो वैल्यू हो जाएगा वो r² हो जाएगा अपॉन r², r² विल बी कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आ गया, इसका 1 आ गया। यानी कि यहाँ से एक इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट हमें ये मिल रहा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, सॉरी कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा will be 1. This is the very important relation between alpha, beta and gamma. यहाँ तक क्लियर है या फिर कोई डाउट्स है? तो इसमें कुछ भी नहीं करना था। हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन को लिया, फिर उस लाइन के पैरेलल में एक जो है वो ऑरिजिन से हमने लाइन खींचा और उस लाइंस के x एक्सिस के साथ एंगल, y एक्सिस के साथ एंगल और z एक्सिस के साथ एंगल, जो कि अल्फा बीटा गामा कहलाया। तो अब वहाँ से हमने कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकाल लिया और उनके जो रिलेशन कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जो रिजल्ट आया, तो हर एक को स्क्वायर करके ऐड कर दिए, जिससे कि हमें एक रिजल्ट आया जो कि हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा आया। अब नाउ इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ठीक है इसी को जो है हम L, M और N के भी रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है वो कॉस अल्फा को L, कॉस बीटा को M और कॉस गामा को N के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो नाउ यहाँ से आपको देखिए कॉस अल्फा तो L² प्लस N² m² प्लस n², दिस विल बी 1। तो दोनों जो है यहाँ पर बातें सेम हैं। ठीक है, दोनों बातें सेम है। अब नाउ ठीक है, अगर हमें ये न देकर हमें साइन के रूप में भी अगर रिप्रेजेंट कर दे तो क्या करेंगे, तो चलिए हम लोग इस पे देखते हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा है तो इसे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है।
तो नाउ कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, दिस विल बी 1, ये न है, दिस विल बी 1। तो नाउ यहाँ से अगर हम देखें तो साइन अल्फा यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, हमने इसको जो है वो RHS में ले गया और 1 को अगर LHS मिलाते हैं तो 1 2 और 3 तीन में से एक जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो दिस इज द आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिगार्डिंग डायरेक्शंस कोसाइंस। तो ये एक फार्मूला और ये इसे आपको कंपलसरी जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नाउ हम आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ एक्सिस कभी कभी यहाँ से पूछ दिया जाता है, ये काफ़ी जो है वो इजी चीज़ है, लेकिन थोड़ी सी जो है वो अगर हम इसकी ध्यान नहीं देते हैं तो हम लोग जो है वो मिस कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए अगला जो हम लोगों का पॉइंट है वो है डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ एक्सिस। डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ, अब डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ एक्सिस कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक्स वाई और जेड की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड की बात करते हैं, तो देखिए एज एक्स एक्सिस मैक एंगल, अगर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस का देखें, एक्स एक्सिस का जो एंगल बन रहा है वो इसके साथ 0 डिग्री बन रहा है, जबकि यहाँ पर 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है ना। अगर हम एक्स एक्सिस का देखें तो एक्स एक्सिस का के साथ जो है उसका 0 एंगल बन रहा है, जबकि वाई के साथ 90 और जेड के साथ भी 90 बन रहे हैं। आप स्पेस में इमेजिन करिए। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ एक्सिस के रिगार्डिंग। तो एज एक्स एक्सिस मैक एंगल 0 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री with directions x, y and z respectively, axis respectively. अब नाउ देन अगर हम डायरेक्शंस के फॉर्म में देखें यानी अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा 0 हो गया, बीटा 90 और गामा 90, तो देन cos 0 cos 90 डिग्री and cos 90 degree are direction cosine of x axis, है ना है। तो अब x एक्सिस, तो इसका अगर हम कोऑर्डिनेट देखें, ठीक है, अगर हम इसका कोऑर्डिनेट देखें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो देखिए cos 0 1 होता है और cos 90 जो है वो 0 होता है। तो देखिए cos 0 1, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x का वो 1 0 0 n होगा, क्या हो जाएगा 1 0 0। तो आर डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। बात समझ में आई। अगर आपसे डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस पूछ दिया जाए
डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, तो क्या होगा आंसर? तो अब जो y कंपोनेंट है यानी कि बीटा जो है वो 0 हो जाएगा, अल्फा और गामा जो है वो 90 डिग्री रहेगा। तो एज इट इज हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 0 1 0 एंड नाउ 0 0 1, ये जो हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। तो था ना आसान? काफ़ी आसान है, बस चीज़ों को आपको समझ के रखनी है। अब नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग और डायरेक्शंस रेशियो को समझते हैं। तो डायरेक्शंस रेशियो को समझने से पहले डायरेक्शंस कोसाइन पर हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह से देखते हैं। मान लीजिए कि कोई भी हमारा एक स्पेस में जो है वो लाइन है, ठीक है, एक स्पेस में हमारा लाइन है और दिस विल बी एक्स वाई एंड जेड। नाउ यहाँ पर एक लाइन है हमारा ए बी, ठीक है, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 और z1 और बी का x2 y2 और z, यही है। तो नाउ इफ x1 y1 z1 and x2 y2 z2, be the coordinate of point, be the coordinates of point A and, so now AB will be R। ए बी को चूंकि हम यहाँ से x2 माइनस x1 के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस विल बी आर। तो अब नाउ आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? अगर हम उसे आर मानते हैं तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का, यही होगा। अब नाउ यह जो हमारा यहाँ पर ओरिजिन है, ठीक है, इसे हम इस पॉइंट पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, यह जो ओरिजिन है हमारा, अब इसे हम क्या करते हैं कि ए पॉइंट पर जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। तो थोड़ी सी जो है वो एक लाइन हम लोग लिख देते हैं, ट्रांसफर ओरिजिन ओ
हेलो, हाँ, तो द न्यूमेरिकल्स the quantitatives या quantities proportional to directions cosine are called directions ratio. Are called हाँ, तो अब आप लोगों का साउंड क्लियर होगा। ये चूँकि ड्राई सेल्स हैं तो ये चेंज करने होते हैं, तो अब आप लोगों का यहाँ पर क्लियर होगा। तो नाउ हम लोगों ने क्या लिखा, डायरेक्शंस कोसाइन, यानी ए बी सी आर द प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शंस कोसाइन। तो देन क्या हो जाएगा, ठीक है, ए क्या होगा, हमने चूँकि यहाँ पर जो हमने कॉस अल्फा यानी कि जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया था यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये वाला है ना, डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल टू x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1. This will be a and this will be b and this will be c. So now here same concept, x2 minus x1 and b, y2 minus y1 and c z2 minus, क्या हो गया, z2 minus z1. तो now L upon A, this will be M upon B and this will be N upon. तो नाउ अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो प्लस माइनस रूट अंडर, क्योंकि नीचे में जो है हम अगर कोई के मान लेते हैं तो हमारा वहाँ से रिजल्ट जो आएगा वो यही आएगा कि नीचे में जो है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड ना ऊपर में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इन हो गया। अब आपने ऑलरेडी डायरेक्शंस कोसाइन में पढ़ा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। तो ना ऊपर में जो हो गया वो प्लस माइनस ये 1 हो गया अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी,
एक यहाँ पर रिलेशंस आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शंस कोसाइन एंड डायरेक्शंस रेशियोज। नाउ इट अगेन further solve, so then we find this equals to 1 upon and plus minus 1 upon plus minus 1 upon root under a square plus b square plus c square. Now here find L। अगर हम L का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हमें क्या रिजल्ट आएगा? तो देखिए हम क्या कर देंगे कि L अपॉन ए बराबर प्लस माइनस 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से L जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस, ये ए जो है वो ऊपर चला जाएगा, ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमें m निकालना हो, अगर आपको डायरेक्शंस रेशियो दिए गए हैं और डायरेक्शंस कोसाइन अगर फाइंड आउट करने को कहा जाए तो आप इस फार्मूला से जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा m जो हो जाएगा वो b अपॉन रूट अंडर यहाँ से प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब नाउ यहाँ से अगर हम n निकालना चाहें तो n क्या हो जाएगा प्लस माइनस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द very important relation regarding डायरेक्शंस कोसाइन एंड डायरेक्शंस रेशियो। तो बताइए यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अब इस पर जो है वो न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो सबसे आसान क्वेश्चन ही आज देखते हैं, फिर उसके बाद जो है अगले सेशंस में इस पर लॉट ऑफ जो वो प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए। सपोज एक क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्शंस रेशियोज ही आपको दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन है डायरेक्शंस रेशियोज और 2, 2 and 1. So then find डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर अगर हम देखें सॉल्व इसे करें तो सिंपली हमें यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें को आइडेंटिफाई नहीं करना है। हमें यहाँ पर ए बी सी को देखना है ना। तो यहाँ पर ए क्या है, ए जो है वो 2 है, बी भी 2 है और सी भी जो है वो C1 है। अब डायरेक्शंस कोसाइन हमें निकालना है। तो अगर हमें L निकालना है तो L बराबर क्या होता है, तो प्लस माइनस ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से प्लस माइनस ए कितना है 2 है अपॉन रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया प्लस माइनस 2 अपॉन 2 दूना 4 और 4 8 और 1 9 यानी कि रूट 9 यानी 3। तो ये आपका यहाँ पर L हो गया। L का वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 2/3 यानी कि यहाँ से कॉस अल्फा जो है हमारा रिजल्ट आ गया। अब नाउ कॉस बीटा यानी कि m हमें निकालना है, तो प्लस माइनस बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो नाउ नीचे का तो सेम रहेगा, तो यहाँ से प्लस माइनस बी क्या है 2 है, तो 2 अपॉन यहाँ पर 3 हो जाएगा। एंड नाउ कॉस गामा ये आपका n बराबर प्लस माइनस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो नाउ दिस विल बी प्लस माइनस सी क्या है 1 है 1 अपॉन। तो दीज आर द कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट्स या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अब नाउ कुछ क्वेश्चन जो कि आपके लिए, ठीक है, आप लोग सॉल्व करिएगा इसको।
कुछ क्वेश्चंस आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्शंस रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। If P and Q are (2, 3, 5) and -1, 3, 2, find directions cosine of बाकी अन्य और भी डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम जो है यहाँ पर बनते हैं, तो अलग अलग जो प्रॉब्लम्स बनते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अगले सेशंस में। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। तो आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं। बाकी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोगों का टीजीटी का जो है वो न्यू बैचेज प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक है, नया बैच जो है वो टीजीटी का, झारखंड टीजीटी का जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि आपके अभी जो है वो मॉर्निंग में बैचेज चल रहा है और एक इवनिंग में। तो जो भी ज्वाइनिंग करना चाहते हैं आप इन कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी मिनिमम प्राइस में जो है आपके ये कोर्सेस अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए स्वरूप लर्निंग ऐप आप गूगल प्ले से डाउनलोड करके इनरोल्स कर सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर भी कांटेक्ट करके आप सारी जानकारियाँ और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो देखिए आपके पास मैथ्स और फिजिक्स, क्योंकि जो झारखंड टीजीटी का जो सिलेबस है इसमें आपका मैथ्स और फिजिक्स दोनों चीज़ें जो है वो आपके पूछी जाएगी। तो इनके लिए जो है वो आपको एटलीस्ट 6 to 9 मंथ का जो है वो समय देना होता है। तो इसके रिगार्डिंग आप अगर अभी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो आप कोशिश करें कोर्सेस में ज्वाइन कर अपने तैयारी को तंदुरुस्त करने का। तो आपके जो क्लासेस होंगे वो सारे एज इट इज जो टॉपिक्स आपके दिए गए हैं वो टॉपिक वाइज होंगे, उसमें लॉट ऑफ MCQs होंगे और इसके अलावा आपका प्रैक्टिस सेट्स भी जो है वो बहुत सारे लिए जाएंगे, जिसका लाइव डिस्कशंस भी किया जाएगा। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।